कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ख्यालों की दुनिया इतनी ज्यादा असली लगने लगे कि असल दुनिया ही धुंधली सी पड़ जाए? अगर हाँ, तो आज हम इसी चुनौती को समझने वाले हैं। और इसके लिए हम सहारा लेंगे एलिस सी कैली की एक कमाल की वर्कबुक का, जिसका नाम है स्टॉप मॉल अडेप्टिव ड्रीमिंग फॉरएवर। ये बेसिकली एक गाइड है जो हमें असलियत में वापस लाने और अपना ध्यान फिर से पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे जो असल में इस वर्कबुक के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही पर्सनल कहानी से शुरुआत करेंगे। फिर हम समझेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। उसके बाद इस पैटर्न को तोड़ने के तरीके सीखेंगे। फिर देखेंगे कि एक नई पहचान कैसे बनाई जा सकती है। और हाँ, रास्ते में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना कैसे करना है वो भी जानेंगे। और आखिर में मैं कुछ और रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा जो आपके काम आ सकते हैं। तो ठीक है, जैसा मैंने कहा, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले लेखिका के अपने अनुभव से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वही इस पूरे सफर की नींव है। एलिस केली का जो अपना एक्सपीरियंस है ना, वो इस आदत की गहराई को दिखाता है। वो बताती हैं कि कैसे एक बार सोचिए, लगातार 12 घंटे वो अपनी ही बनाई एक काल्पनिक दुनिया में खोई रही। मतलब उसमें पूरे कैरेक्टर्स थे, पूरी कहानियां थीं, एक अलग ही माहौल था। और जब वो उस दुनिया से बाहर निकली तो उन्हें कैसा लगा? अंदर से बिल्कुल खोखला और बुरी तरह से थका हुआ। और देखिए, इसका असर सिर्फ उनके मन पर नहीं हो रहा था, इसका सीधा असर उनकी असल जिंदगी पर पड़ रहा था। काम की डेडलाइंस में सो रही थीं, रिश्ते खराब हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात, अंदर ही अंदर एक शर्म की भावना बढ़ती जा रही थी। और यही शर्म उन्हें इस पूरे साइकिल से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? केली ने इसी के लिए एक 30 दिन का फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका मकसद बहुत सीधा है, एक हेल्पलेस ड्रीमर से जिंदगी में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना। और ये कैसे होगा? हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेकर और हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को चेक करके। और लोगों को इस सफर से पर्सनली जोड़ने के लिए ये वर्कबुक एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर कोई अपनी स्थिति पर गौर कर सकता है। ठीक है, तो अब जब प्रॉब्लम की एक पहचान हो गई है, तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस आदत के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? यहाँ के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं जिसे वो इमोशनल गैप या भावनात्मक अंतराल कहती हैं। ये है क्या? ये असल में हमारी वो अधूरी ज़रूरतें हैं, जैसे अपनेपन की कमी या कामयाबी न मिलने का एहसास या सुरक्षा की कमी, जिन्हें पूरा करने के लिए हमारा मन एक काल्पनिक दुनिया का सहारा ले लेता है। तो इन वजहों को पहचाना कैसे जाए? इसके लिए वर्कबुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, ट्रिगर मैट्रिक्स। ये एक सिंपल ग्रिड जैसा है जो ये समझने में मदद करता है कि दिन के किस समय और किस तरह के माहौल में कौन सी भावनाएं, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर बोरियत, इस आदत को ट्रिगर करती हैं। अच्छा, तो दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? देखिए, 3 चीज़ें एक साथ होती हैं। सबसे पहले दिमाग का जो रिवॉर्ड सीकिंग लूप है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है। फिर हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो ख्याली पुलाव पकाने के लिए जिम्मेदार है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और आखिर में हमारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, मतलब जो सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता है, वो दब जाती है। अगर हम इस लूप का समझ लें तो इसे किसी भी दूसरी आदत की तरह बदला जा सकता है। तो इस सारी जानकारी को अब एक्शन में कैसे लाया जाए? चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इस ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। पहली टेक्निक है माइंडफुलनेस एंकर्स। इसमें 2 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेज हैं। पहली, हर घंटे बस एक छोटा सा बॉडी स्कैन करना, और दूसरी, अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना। मतलब किसी एक आवाज पर ध्यान देना, एक खुशबू को महसूस करना, एक नज़ारे को देखना, एक स्वाद और एक स्पर्श को पहचानना। बस इतना ही। दूसरी टेक्निक है इंटरप्शन और रिप्लेसमेंट, मतलब रुकावट और उसकी जगह कुछ और करना। इसमें एक है ट्रिगर रिस्पॉन्स, जैसे ही वो ख्याल आए अपनी कलाई पर एक रबर बैंड स्नैप कर लिया। दूसरा है इंसेंटिव रिप्लेसमेंट, मतलब अपनी डेस्क पर कोई फोकस फिजिट रख लो और जैसे ही वो इच्छा हो 2 मिनट के लिए उस पर अपना ध्यान लगा दो। तो ठीक है, पुरानी आदतों को तोड़ने पर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके बाद जो अगला कदम है वो शायद सबसे जरूरी है, और वो है जानबूझकर नई और अच्छी आदतें बनाना। इसके लिए केली आदत बनाने का जो फेमस क्यू रूटीन रिवॉर्ड साइकिल है उसका इस्तेमाल करती है। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्यू यानी उस संकेत को पहचानिए जो आदत को ट्रिगर करता है, जैसे सुबह की कॉफ़ी। फिर एक नया रूटीन सेट कीजिए,
जैसे कॉफ़ी के बाद 5 मिनट कुछ लिखना। और आखिर में खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए, जैसे डार्क चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा। हाँ, लेकिन इस रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी कुछ तरीके हैं, जैसे किसी दोस्त या कोच को अपने साथ जोड़ना, या फिर हैबिटिका जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, या फिर किसी सपोर्ट ग्रुप में अपने अनुभव शेयर करना। पर एक मिनट, ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असली बदलाव तो तब आता है जब कोई अपनी सेल्फ इमेज यानी खुद को देखने का नजरिया ही बदल दे। और इसके लिए केली कुछ बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइजेज बताती हैं, जैसे एक विजन बोर्ड बनाना जिसमें ऐसी तस्वीरें और शब्द हों जो कॉन्फिडेंस जगाएं, या फिर ये कल्पना करके खुद को एक खत लिखना कि आप 1 साल बाद कैसे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे, या फिर अपने 3 सबसे जरूरी कोर वैल्यूज को पहचान कर उन्हें जीने के लिए रोज एक छोटा सा काम करना। अब बात करते हैं रियलिटी की। ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार ऐसे मुश्किल पल आते हैं जब लगता है कि हम फिर से पुरानी आदत की तरफ फिसल रहे हैं। ज़रूरी यह है कि इन पलों को हम फेलियर की तरह ना देखें, बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखें। और यहीं पर माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। केली इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि कभी-कभी पुरानी आदत की तरफ वापस जाना, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं, वो नॉर्मल है। वो इसे फेलियर नहीं कहती, बल्कि एक स्किल टेस्ट कहती हैं। मतलब ये अपने सीखे हुए स्किल्स को परखने का एक मौका है। ऐसे ही पलों के लिए एक क्विक रिस्पॉन्स टूल किट भी है। इसमें क्या क्या है? स्ट्रेस कम करने के लिए सांस लेने की क्विक एक्सरसाइज, बोरियत को दूर करने के लिए 10 छोटे-छोटे कामों की एक लिस्ट जो आप तुरंत कर सकें, और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऐप लॉक टाइमर जैसे उपाय। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अपनी समझ को और गहरा करने और लगातार सपोर्ट पाने के लिए कुछ बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी हैं। अगर आप आदतों के पीछे की साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और पहचान कैसे बदली जा सकती है, इसे और गहराई से समझना चाहते हैं, तो चार्ल्स डुहिग की द पावर ऑफ हैबिट या जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ जैसी किताबें बहुत मदद कर सकती हैं। कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए रेडिट पर r/maladaptive daydreaming जैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं। ऐप्स की बात करें तो हैबिटिका आपकी आदतें ट्रैक करने में मदद कर सकता है, और माइंडफुलनेस के लिए हेडस्पेस या काम जैसे ऐप्स में बहुत अच्छे गाइडेड प्रैक्टिस मिल जाते हैं। तो जाते जाते ये सवाल अपने पीछे छोड़ जाता हूं जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिर्फ एक छोटी सी नई आदत किसी को असलियत की जमीन पर वापस लाने की शुरुआत कर सकती है, तो वो पहली आदत कौन सी होनी चाहिए? ये सवाल इस पूरी वर्कबुक का निचोड़ है, और शायद पहला कदम उठाने के लिए सबसे जरूरी प्रेरणा भी।